नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोगों को है। केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार सभी की निगाहें टिकी हैं 8वें वेतन आयोग पर। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। इस बार बात हो रही है फिटमेंट फैक्टर की, महंगाई भत्ते यानी DA की, और सबसे बड़ी बात रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की। क्या पेंशन 50% से बढ़कर 67% हो सकती है? क्या 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में अतिरिक्त पेंशन मिलेगी? क्या कर्मचारियों को OPS, NPS और UPS में से अपनी पसंद की योजना चुनने की छूट मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है? हम इन सभी सवालों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर 8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों है। भारत में वेतन आयोग का इतिहास काफी पुराना है। आजादी से पहले साल 1946 में पहला वेतन आयोग गठित हुआ। इसके बाद लगभग हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुई। अब एक दशक पूरा होने जा रहा है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशनर्स सीधे तौर पर इस आयोग के फैसलों से प्रभावित होंगे। अगर परिवारों को जोड़ दिया जाए तो इसका असर 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ सकता है। यानी ये केवल वेतन आयोग नहीं है, बल्कि देश के एक बड़े आर्थिक वर्ग की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी वृद्धि देखने को मिली थी। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को और बढ़ाया जाए, और अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है कि DA इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, DA बढ़ाया जाता है। केंद्र सरकार साल में 2 बार DA संशोधित करती है, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा महंगाई के स्तर को देखते हुए DA की समीक्षा और अधिक प्रभावी तरीके से होनी चाहिए, और यही वजह है 8वें वेतन आयोग से DA व्यवस्था में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, और वो है पेंशन। नेशनल काउंसिल JCM यानी NCJCM ने अपने ज्ञापन में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वर्तमान में अधिकांश केंद्रीय पेंशनर्स को आखिरी वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि आज के दौर में ये पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन के लिए पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए मांग रखी गई कि पूर्ण पेंशन को बढ़ाकर आखिरी वेतन का 67% किया जाए, या फिर पिछले 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर जो राशि अधिक हो उसे लागू किया जाए। अगर ये सिफारिश स्वीकार होती है तो लाखों पेंशनर्स की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। अब बात उस प्रस्ताव की भी जो वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा गया, उम्र बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर। इसलिए हर 5 साल बाद अतिरिक्त पेंशन दिए जाने का सुझाव सामने आया है। प्रस्ताव के मुताबिक 65 वर्ष की आयु पर 70%, 70 वर्ष की आयु पर 75%, 75 वर्ष की आयु पर 80%, और 80 वर्ष की आयु पर 85%, 85 वर्ष की आयु पर 90%, और 90 वर्ष की आयु पर 100%। यानी 90 साल की उम्र तक पहुंचने वाले पेंशनर को आखिरी वेतन के बराबर पेंशन मिल सकता है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए भी ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है। अब बात उस बहस की भी जो कई साल से हो रही है, OPS, NPS और UPS। इन तीनों का अंतर समझिए। OPS यानी पुरानी पेंशन योजना, इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलती है। पेंशन का आधार अंतिम वेतन और DA होता है। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, कर्मचारियों को कोई निवेश नहीं करना पड़ता। इसी वजह से इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। NPS एक योगदान आधारित प्रणाली है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। अगर बाजार अच्छा रहा, रिटर्न अच्छे मिलेंगे। अगर बाजार कमजोर तो लाभ कम। यही वजह
कई कर्मचारी इसे लेकर चिंतित रहते हैं। यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसे ओपीएस और एनपीएस के बीच का संतुलन माना जा रहा है। इसमें योगदान भी है और न्यूनतम गारंटेड पेंशन का तत्व भी। सरकार का उद्देश्य दोनों प्रणालियों के फायदे जोड़ना बताया जा रहा है। एक बेहद दिलचस्प प्रस्ताव की चर्चा भी हो रही है। कर्मचारियों को यह अधिकार दिया जाए कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक योजना का चयन कर सकें। अगर ऐसा होता है तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए अभूतपूर्व बदलाव होगा, क्योंकि पहली बार उन्हें अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं के मुताबिक विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। हालांकि ये केवल चर्चाओं और प्रस्ताव के स्तर पर है। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अब सवाल है कि क्या सरकार इन मांगों को स्वीकार कर पाएगी? सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ है। यदि वेतन, डीए और पेंशन तीनों में बड़ी बढ़ोतरी की जाती है, सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। यही वजह है सरकार को कर्मचारियों की अपेक्षाओं और वित्तीय अनुशासन के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, संतुलन बनाना होगा। देश भर के कर्मचारी संगठनों का मानना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, स्वास्थ्य खर्च बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन महंगा हो चुका है। इसलिए वो चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित ना रहे, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाए। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग केवल सैलरी बढ़ाने वाला आयोग नहीं रहने वाला। कर्मचारियों और पेंशनर्स की पूरी रिटायरमेंट व्यवस्था को यह प्रभावित कर सकता है। फिटमेंट फैक्टर, डीए 67%, पेंशन की मांग, हर 5 साल पर अतिरिक्त पेंशन, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में विकल्प। सभी प्रस्तावों पर आने वाले महीनों में देश की नजर बनी रहेगी। देखना होगा आयोग किन सिफारिशों को स्वीकार करता है और सरकार उनमें से कितनों को लागू करती है।